नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश आपके सांसद। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वेस्ट बंगाल से लोकसभा सांसद मनोज टिग्गा जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करते हैं आपके राजनीतिक सफर की। जैसा कि हमें पता है कि शुरुआत हुई किसानी खेती से, आपने चाय बागान में काम किया और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में लोकसभा के आप सदस्य हैं। कैसा रहा ये राजनीतिक सफर? देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक करना काफ़ी टफ काम, काफ़ी चैलेंजिंग है। फिर भी मैं अपने छात्र जीवन से ही छात्र संगठन से मैं जुड़ा हुआ था। मैं एसी कॉलेज जलपाईगुड़ी में पढ़ता था। मेरा स्कूलिंग तो सरकारी स्कूल से हुआ। क्लास 4 में प्राइमरी, उसके बाद में फिर क्लास 8 तक महावीर हिंदी हाई स्कूल, उसके बाद 9, 10 डिमडिमा फातिमा हाई स्कूल, 11, 12 फिर दूसरा स्कूल वीरपाड़ा हाई स्कूल, फिर कॉलेज जो है एसी कॉलेज जलपाईगुड़ी से शुरू हुआ जो शांतिपाड़ा में है। तो वहीं पर मैं एबीवीपी के संपर्क में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उस समय पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का सरकार था, सीपीएम का काफ़ी दबदबा था। और कॉलेजों में उस समय एसएफआई जो था सीपीएम का छात्र संगठन, वो काफ़ी मजबूत था। तो हम लोगों ने 2-4 दोस्त मिलकर के तय किया कि नदी के धारा के साथ तो सभी को बहते हैं, मैंने बहना पसंद करते, लेकिन हम धारा के विपरीत बहना चाहते। तो हम लोगों ने तय किया चलो 2-4 एबीवीपी के कैंडिडेट खड़े किए जाए। तो हम लोगों ने वहाँ मुश्किल से खड़ा किया और वहाँ से हम लोगों ने 2 जीता था। उसमें से एक अभी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है, एक पुलिस में है। तो जब प्रचार हुआ था उस समय काफ़ी बारिश भी था, तो हम लोग मेस में रहते थे, जो पेइंग गेस्ट, तो उस मेस हम लोग बोलते थे। तो वहाँ से अपना 4-5 जो वोटर्स थे उनको जो एसएफआई वाले माने किडनैप करके ले गए, अपने जो वोटर्स थे। फिर भी हम लोगों ने जीता। तो वहीं से अपना कैरियर शुरू हुआ छात्र संगठन से। फिर मैंने वहाँ से एसी कॉलेज से बीएससी पास करने के बाद में अपना घर वापस आया, सिंघानिया चाय बागान। तो वहीं पर उस समय चाय बागान में कोई ग्रेजुएट लड़का था नहीं, कोई ऐसा बंदा था नहीं। तो मैनेजर ने कहा कि आओ बागान में काम करो। तो उस समय बागान में स्टाफ का काम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। काफ़ी सुविधाएं मिलती थी, क्वार्टर मिलता था और बाकी सुविधाएं मिलती थी। तो मैं वहाँ पर घुसा। उस समय पहले मुझको 3,300 रुपया से शुरू करना पड़ा, 2200 रुपया, माने 2,200 रुपया से। फिर 4 साल बाद 3,300 हुआ। तो वहीं मैंने क्लरिकल काम शुरू किया सिंघानिया चाय बागान में। उससे पहले हम लोग अपना खेती बाड़ी भी था, चाय बागान में मैंने काम भी किया था। तो खेती भी करना, चाय बागान में काम भी करना, हम लोग 7 भाई बहन थे, माँ का काम था, पिताजी का काम था, परिवार चलाना दिक्कत भी आता था, फिर भी हम लोग मिलजुल करके चलते थे। तो पहली बार मेरा 2001 में शादी भी हुआ। शादी होने के बाद में पहली बार वहाँ पर जब असेंबली इलेक्शन पश्चिम बंगाल में विधानसभा निर्वाचन था, तो कई एक बीजेपी के नेता मेरे पास आए और कहा कि तुम तो ग्रेजुएशन हो, हम लोगों को एक ट्राइबल कैंडिडेट चाहिए और कोई अच्छा योग्य ट्राइबल कैंडिडेट नहीं है, तुम बीजेपी से खड़ा हो जाओ। तो मैंने कहा बीजेपी से खड़ा होकर के तो यहाँ जीतना मुश्किल है ऐसा परिस्थिति में। फिर भी उन्होंने जोर जबरदस्ती खड़ा होने के लिए कहा। तो मैं वहाँ पर नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद में वोट हुआ। वोट में मुझको पहली बार 12,000 वोट मिला। तो वहीं से मेरा सक्रिय राजनीतिक करियर शुरू हुआ। उसके बाद मैं पहले से भी संघ के संपर्क में थे, क्योंकि एबीवीपी करना स्वाभाविक रूप से संघ के संपर्क में आना। उसके बाद मैं सक्रिय रूप से संघ से भी जुड़ा। उसके बाद मैं राजनीतिक से भी जुड़ा सक्रिय रूप से। मैं साइकिल से स्कूल जाता था, साइकिल से वापस आता था, 19 किलोमीटर घर से। तो जाते वक्त भी मैं लोगों से संपर्क करते जाता था, आते वक्त भी लोगों से संपर्क करता था। फिर पार्टी ने मुझको 2004 में पहली बार लोकसभा का टिकट दिया। तो उस समय टीएमसी के साथ में अलायंस था। तो अलायंस होने के 2001 में भी अलायंस था, लेकिन कुछ घटना होने के बाद में अलायंस टूट गया। फिर 2004 में हुआ। तो 2004 में लोकसभा इलेक्शन में जब मैं खड़ा हुआ तो पहली बार वहाँ पर सेकेंड पोजीशन बीजेपी और 2,40,000 के लगभग मुझको वोट मिला। तो सभी चकित हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को अलीपुरद्वार सीट से, जो ट्राइबल सीट है, वहाँ से 2,40,000 वोट पाना तो अत्यंत ही गौरव की बात है। फिर उसके बाद में पार्टी ने मुझको 2006 में विधानसभा का फिर टिकट दिया। तो उस समय तो कर्मी का काफ़ी अभाव था, लोग खुल करके बीजेपी करना नहीं चाहते, माने डरते थे वामपंथियों के अत्याचार से, लेकिन वोटर्स थे अंदर ही अंदर। फिर 2006 में पार्टी ने मुझको टिकट दिया। फिर 2006 में मुझको लगभग 22-23 हज़ार वोट मिला। फिर 2009 में
फिर बीच में 9 और 6 के बीच में पंचायत इलेक्शन हुआ, फिर मैं जिला परिषद में खड़ा हुआ तो वहाँ भी हारा। माने 1 में हारना, फिर 4 में हारा, 6 में हारा, 8 में हारा, 9 में हारा। फिर पार्टी ने 9 में टिकट दिया। उस समय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी का अलायंस था। तो उस समय प्रचार करना खूब कठिन था, क्योंकि उस समय का दौर क्या था, एक तरफ आदिवासी विकास परिषद, दूसरा तरफ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को अलग गोरखालैंड चाहिए था और आदिवासी विरोध कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का सपोर्ट लेकर के खड़ा होना काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि आदिवासी विरोध कर रहे थे। खुल करके प्रचार करना काफ़ी कठिन था। इसके बावजूद भी मुझको 1,99,000 वोट उस समय 2009 का लोकसभा इलेक्शन में मिला था। फिर लोकसभा के बाद फिर आपका विधानसभा आया, पार्टी ने फिर मुझको टिकट दिया उसमें असेंबली इलेक्शन में। उस समय पहली बार मेरे क्षेत्र में मादारीहाट असेंबली कंस्टिट्यूंसी में अभी जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो एक हाई स्कूल ग्राउंड में हम लोगों ने मीटिंग किया था। तो उन्होंने आह्वान किया था कि मुझको एक अंपायर चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल को कंट्रोल कर सके। लेकिन उस समय हुआ नहीं, उस समय भी हम लोग हारे, लेकिन अच्छा वोट मिला। वोट प्रतिशत और वोट मिलना बढ़ता ही गया। लगभग 22-23 हज़ार वोट मिला था मुझको वहाँ पर उस समय। 11 में 6 में मुझको 22-23, लेकिन 11 में क्लोज वोट से हम लोग हारे थे। 7,000 वोट से हारे थे उस समय। जो अब उस समय भी मैं हारा, लेकिन टोटल 15 राउंड था। 15 राउंड में 11 राउंड तक मैं आगे था, लेकिन लास्ट 4 राउंड में मैं 7-7,500 वोट से हारा 11 में। फिर 14 में लोकसभा इलेक्शन हुआ। 14 में मुझको टिकट नहीं मिला, दूसरा एक दोस्त को मिला। हम लोग सभी मिल करके प्रयास किए, लेकिन बीजेपी का ग्राफ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो 2014 में हमारा जो कैंडिडेट था वो अच्छा परफॉर्मेंस किया और हम लोग तीसरे पोजीशन में, लेकिन 25,000 वोट से हम लोग हारे उस सीट को। तो काफ़ी हम लोग लगभग 6 लाख के लगभग वोट मिला हम लोगों को। तो उस समय 2014 में उस सीट को टीएमसी जीती। हम लोग सेकेंड पोजीशन में वामपंथी, थर्ड हम हुए थे, लेकिन एक क्लोज फाइट था वो। फिर पार्टी ने मुझको 2016 में विधानसभा का टिकट दिया उस जनरल इलेक्शन में। तो उस समय पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने 3 सीट जीते और उसमें मादारीहाट भी था, मैं जीता वहाँ पर। उस समय के तत्कालीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी थे, तो वे खड़गपुर सदर से जीते। और एक दोस्त था, वो दक्षिण मालदा के वैष्णव नगर सीट, स्वाधीन कुमार सरकार। तो हम लोगों ने पहली बार जनरल इलेक्शन में 3 सीट जीत करके आए, उसमें मैं भी था। तो हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा में कर रहे थे तीनों मिल करके। उसके बाद 2019 में दिलीप घोष जी सांसद बन गए और हम लोग केवल 2 बचे वहाँ पर। तो उस समय तो टीएमसी की सरकार थी, वामपंथी विरोधी में थे। फिर भी हम लोगों ने जितना लोगों का बात बोलना, मुद्दा उठाना, हम दोनों मिल करके उठाते थे। उसके बाद में 19 में दिलीप जी सांसद बन जाने के बाद हम लोग 2 बचे। फिर 21 में मुझको फिर विधानसभा का टिकट मिला। तो उस समय काफ़ी प्रचार प्रसार हो चुका था, बीजेपी लोग कमल फूल पहचानने लगे थे और घर घर में लगभग पहुंच चुकी थे। जब दूसरा बार टिकट मिला तो मैं पहली बार 2016 में तो 22,038 वोट से जीता था। दूसरा बार जीतना कठिन होता है, क्योंकि पहली बार आप जीत जाते हैं, लेकिन दूसरा बार आपको जीतना इसलिए कठिन होता है कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो जाते हैं, कि अपने लोग भी विरोध में चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में दूसरी बार जीतना कठिन था, लेकिन लोगों का प्यार था, माया था। और मैं जब विधायक था उस समय 60 लाख जो विधायक कोटा हो तो उसमें काम थोड़ा बहुत मैं किया, लेकिन मैं लोगों से मिलना जुलना जारी रखा। किसी का देहांत हो जाना वहाँ उपस्थित होना, हाथी माने जीव जंतु के आक्रमण से, जैसे हम लोगों के यहाँ हाथी का आक्रमण काफ़ी होता है, लोग मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके सामने खड़ा होना, कोई बीमार हो जाना उनको हॉस्पिटल में जा कर के देखना, उनके लिए ब्लड का व्यवस्था करना, कई एक सामाजिक काम में भाग लेना। तो मैं लोगों से मिलना जुलना जारी रखा, मैं कभी घर में रहता नहीं था लोगों से। तो एक काम किया, एक पुराने विधायक थे मुझको बताते थे कि आप विरोधी में रह करके ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से मिलना मत छोड़ो। लोगों से मिलते जुलते रहना तो लोग से तुम्हारा संपर्क बना रहेगा, तो दूसरी बार भी जीत सकते। तो मैंने वही पॉलिसी को लिया और मैं हर समय लोगों से मिलना जुलना, उनका कष्ट के सुख के समय में हो, दुख के समय में हो। तो दूसरी बार जब मुझको टिकट मिला 21 में, तो मैं लगभग 29,800 लगभग 30,000 वोट से मैं जीता दूसरी बार। तो उस समय तो उस काफ़ी संख्या में जीत करके आए। उस समय तो हम 21 में 77 विधायक जीत के आए, लेकिन
पश्चिम बंगाल में दूसरी बार विधायक बनना। मैं भारतीय जनता पार्टी बंगाल के इतिहास में पहला व्यक्ति हूँ जो 2 बार विधायक बन करके आए। ऐसे दूसरे दल से आए लेकिन प्योर बीजेपी के रूप में दूसरी बार मैं चुन करके आया। तो हम 77 की संख्या में थे, मूल विरोधी दल के रूप में थे, टीएमसी और बीजेपी। और 2021 का इलेक्शन में वामपंथी और कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं था, केवल टीएमसी और बीजेपी। हम लोग, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी विरोधी दल के नेता बने और मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऑपोजिशन चीफ व्हिप का भूमिका पालन किया। और हम लोगों का दोनों का कॉम्बिनेशन सुंदर तरीके से हम लोग विधानसभा में परफॉर्मेंस करते थे। कभी शुभेंदुदा नहीं रहने से मैं उनका संभाल लेता था पूरा विधानसभा, मैं नहीं रहने से वो संभाल लेते थे। ऐसे एक सुंदर कॉम्बिनेशन, लोगों की बातों को जोरदार तरीके से विधानसभा में उठाना, उनका आवाज़ बन करके उठाना हम लोगों ने खूब अच्छी तरीके से किया। लेकिन फिर पार्टी ने मुझको 2024 में लोकसभा का टिकट दिया, फिर मैं वहाँ चुन करके आया। तो लगातार हारने के बाद में लगातार जीतने का सिलसिला भी शुरू हुआ। 16 में जीतना, 21 में जीतना, फिर 24 में जीतना, तो लगातार जीत का सिलसिला जारी रहा। तो इस तरह से मेरा राजनीतिक करियर जो है 2001 से मूलतः शुरू हुआ। मैंने बगान में काम भी किया, क्लरिकल काम किया, किसानी काम भी किया, धान काटना, धान लगाना, सब्जी लगाना, सब्जी उठाना वहाँ से, तो सारा काम मैं करता था वहाँ पर। और बगान में भी वेराइटीज़ काम होता था, जैसे कि आप चाय बगान में काम करो तो क्लरिकल काम भी मैनेजर साहब बोलते थे, क्योंकि जो काम करता तो उसी को ज़्यादा काम में लगाते थे। मैन्युफैक्चरिंग काम भी देखता था, क्लरिकल काम भी करता था, इलेक्ट्रिकल काम भी देखता था। और उस समय चाय बगान का परिस्थिति अच्छा था, तो कभी कभी ड्राइवर नहीं आते थे, मैं खुद ट्रैक्टर चला करके जो स्प्रेइंग का टैंकी होता था उसको पहुँचाता था। तो ऐसा वेराइटीज़ काम भी करके वहाँ से मैं आया हूँ। तो इस तरह का धीरे धीरे जो पॉलिटिकल कैरियर मेरा शुरू हुआ बगान से ही। उसके बाद में परिचय बढ़ा, एमएलए बना, एमपी बना, अभी लोगों का सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो सांसद के रूप में मैं चाहता हूँ कि अपना क्षेत्र का सांसद कोटा तो 5 करोड़ होता है, लेकिन एक 5 करोड़ में सारा क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो लोगों की मुख्य असुविधाएं होती, लोगों का जो डिमांड होता है कि ऐसा काम किया जाए जो मास पीपल का लाभ हो, इस तरह से हम वहाँ पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बंगाल का चित्र कुछ अलग है। हम सांसद कोटा का खर्च भी, अब मैं 24-25 का पहली बार 14,72,711 रुपया का एक चाय बगान में कलबर्ट का काम कर रहा हूँ। अभी भी मेरा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का लगभग 4,75,00,000 पड़ा हुआ है, 25-26 का तो पूरा ही पड़ा हुआ है। तो एक विपरीत परिस्थिति है बंगाल में, लेकिन विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी यदि आप डटे रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, मिलना स्वाभाविक हो। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में हूँ, यदि आप अपने मैदान पर डटे रहेंगे, पिच पर डटे रहेंगे तो रन आना स्वाभाविक है, रन आएगा आपका। 2024 की बात की जाए, पहली बार लोकसभा आना, ओथ लेना, वो कैसा अनुभव रहा? क्योंकि ये जो लोकसभा होता है, संसद भवन होता है, देखा जाए तो यह देश का सबसे बड़ा पंचायत, और इससे आगे आपको जाने का कोई मौका नहीं है। और एक हम लोगों का जो वेराइटीज़ है, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ आकर के शपथ ले करके वहाँ पर बैठना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा गर्व का बात है कि वहाँ बैठना, लोगों से मिलना जुलना, जहाँ से सारा देश का शासन व्यवस्था चलता हो, तो निश्चित रूप से एक गर्व का बात है। लेकिन साथ ही साथ लोगों को काम भी करना है वहाँ पर, तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ कि एक चाय बगान में काम करने वाला, खेती करने वाला, क्लरिकल, और मैं प्राइमरी स्कूल का शिक्षक भी हूँ, तो यहाँ आकर के बैठना एक नया अनुभव है। ऐसे तो विधानसभा तो एक राज्य का होता है, लेकिन ये देश का मामला है, तो निश्चित रूप से अलग अनुभव है। धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में मैं बोलता था बेबाकी की तरह से बोलता था, लेकिन यहाँ कुछ अलग कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ता है। मेरा बोलने का अभ्यास था विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर आकर के एक अलग चित्र, जो देश के महान हस्ती सब बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी दल के हों, अपने अपने दल में सब बड़े बड़े नेता हैं, तो उनके सामने बोलना, खड़े होकर के बोलना, उनसे सीखना एक अलग अनुभव। मैं सब समय सीखने में विश्वास रखता हूं, और मैं सब समय पार्लियामेंट में 100% उपस्थित रहने का प्रयास करता हूं, ताकि एक अच्छा वक्ता होने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। आप सभी वक्ताओं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की बात आप सुनेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, तो सामने वाला समय में एक अच्छा वक्ता बन करके आप उभर करके आ सकते हैं। इसलिए मैं बोलने के साथ साथ में सुनने में भी ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। विधानसभा में भी
मैं पूरा समय देता था। जब तक विधानसभा शेष नहीं होता था मैं सभी वक्ताओं का वक्तव्य सुनता था, अच्छे अच्छे वक्ता थे तो उनका सुनता था। लेकिन अभी देखा जाए तो पूरा विश्व स्तर में ही राजनीति का स्तर घटा है। अच्छे वक्ताओं की चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में अच्छे वक्ताओं की अभी संख्या कम है। जैसे कि हम बाहर में जैसे राजनीतिक भाषण देते हैं पार्लियामेंट या विधानसभा में भी उसी तरह का देते हैं। तो अच्छे वक्ता होने से जो नए सांसद होते हैं उनको सुनने और सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई बिल आया, बिल के ऊपर में नहीं बोल करके हम ट्रैक से हट करके बोलेंगे तो कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हम बिल में कंसंट्रेट करके बोलेंगे तो हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि विधानसभा में हम देखते थे कोई बिल में कंसंट्रेट करके बोलते थे कुछ बार, लेकिन जो बिल के अंदर की बात होती है यदि बोला जाए तो हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में और अच्छे लोग आएंगे, हमें भी और सीखने के लिए मौका मिलेगा और सीखेंगे। क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता है, सीखेंगे और आगे हम भी प्रयास करेंगे कि अच्छा वक्ता के रूप में बोले, वहाँ पर लोगों की जो समस्या उनको भी अच्छी तरह से उठा करके बोले। ये मेरा प्रयास रहेगा लोकसभा में। आपकी कंस्टिट्यूएंसी अलीपुरद्वार में किस तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं? देखिए अलीपुरद्वार जो अपना ज़िला है, मेरा जो अलीपुरद्वार ज़िले के 5 विधानसभा है, क्योंकि बंगाल में 1 लोकसभा में 7 विधानसभा है। मेरे ज़िले का अलीपुरद्वार ज़िले के 5 विधानसभा है और 2 अलग ज़िले से हैं। एक तूफानगंज जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है वो कुछ बिहार ज़िले से है और दूसरा जलपाईगुड़ी ज़िले से नागराकटा है। 7 है, उसमें 4 ST सीट है, माने जो असेंबली सीट है, 1 AC और 2 जनरल सीट है। तो अलीपुरद्वार देखा जाए तो मिनी इंडिया जैसे है। वहाँ आपको सब जात सब धर्म के लोग आपको मिलेंगे जो विश्व के किसी भी कोने या भारतवर्ष के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको आदिवासी मिल जाएंगे, आपको गोरखा मिल जाएंगे, राजवंशी, कोच, मेच, राभा, बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, सभी संप्रदाय के लोग मिलेंगे। और टोटो जो विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती है, जो टोटोपाड़ा में लगभग 1200 की संख्या में टोटो संप्रदाय के लोग वहाँ पर मिलेंगे। सभी की भाषा, सभी लोगों की भाषा, सभी समाज का भाषा अलग है, उनका कल्चर भी अलग है, लेकिन मेल मिलाप इतना सुंदर है जैसे कि चमड़े के साथ में नाखून लगा हुआ है, ये अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार से बहुत सुंदर मेल मिलाप है। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, ये उनका यदि बेहतरीन उदाहरण कहीं पर है तो अलीपुरद्वार ज़िले में है। और सब कोई मिलजुल के रहते हैं और धर्म अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, पहनावा अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक अच्छा मिल मिलाप होता है। ऐसे विभिन्न कल्चर, विभिन्न भाषा के बीच में आपको काम करना भी एक चैलेंज होता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर अच्छा काम हो। हम जितना जो सांसद निधि से उनको तो खर्च करेंगे ही, फिर केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से बातचीत करके वहाँ पर काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वह जो क्षेत्र है पूरी चाय बागान क्षेत्र है। देखा जाए तो उत्तर बंगाल में जो चाय बागान है वो 3 जिले में है, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में। ये 3 जिले में सबसे ज़्यादा चाय बागान है और अलीपुरद्वार मेरे लोकसभा क्षेत्र में 106 चाय बागान है, बड़े बड़े। और उनका सबसे बड़ा अभी चैलेंज है, किसान भी है, म्यूनिसिपैलिटी भी है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने मेरे ज़िले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कृषि के क्षेत्र में घोषणा किए हैं कुछ दिन पहले। तो ये अत्यंत ही गर्व की बात है कि आने वाला समय में जो किसानों की जो समस्या है, चाहे वह इरिगेशन का समस्या हो या विभिन्न प्रकार की खेती बाड़ी करने में समस्या, तो निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी और सर्वोपरि अपना जो कृषि मंत्री उनसे मिल करके उनके लिए क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं खेती करने के लिए, चाहे वह सिंचाई की व्यवस्था हो। आने वाला समय में वहाँ भी कृषि और फूलेगा फलेगा और अच्छी व्यवस्था होगी। और अभी चाय बागान का परिस्थिति काफ़ी ख़राब है। 2000 के बाद से ही एक के बाद एक चाय बागान बंद होते जा रहे हैं और ज़्यादातर चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी हैं और गोरखा संप्रदाय के लोग हैं। आदिवासी जो है वह मूलतः झारखंड के हैं। ब्रिटिश के समय में कुली के रूप में, मजदूर के उस समय तो कुली कहा करते थे, तो ब्रिटिश चाय बागान में काम करने के लिए विशेष करके उस समय अविभाजित बिहार, झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से श्रमिक लेकर के गए और आदिवासी लोग वहाँ पर हैं। और सबसे ज़्यादा उरांव संप्रदाय के लोग वहाँ पर हैं। मुंडा भी है, खड़िया भी है, संथाल है, लेकिन संथाल की संख्या कम है, ये साउथ बंगाल में ज़्यादा है। लेकिन चाय बागान क्षेत्र में उरांव, मुंडा का, खड़िया का संख्या ज़्यादा है।
तो दिन प्रतिदिन वहाँ पर चाय की स्थिति खराब होती है, जैसे चाय बागान बंद हो रहे हैं, श्रमिक वहाँ से पलायन कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्र में जा रहे हैं, बड़ा मुद्दा। और वहाँ का वेतन भी बहुत कम है, 250 रुपया है, और उन्हें जो पहले सुविधाएं मिलती थी सारी सुविधाएं बंद हो चुकी है। तो एक चैलेंजिंग है वहाँ पर। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि श्रम मंत्री अपने जो मिनिस्टर मनसुख भाई उनसे मिल करके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी से मिल करके, और हैवी इंडस्ट्री जो है कुमार स्वामी जी से मिल करके चाय की स्थिति को सुधारा जाए, क्योंकि अपना जो देश है या राज्यों से मिल करके बना हुआ देश है, और जो अपना संघीय ढांचा है वो संघीय ढांचा में राज्य और केंद्र दोनों को मिल करके करना पड़ता है। लेकिन यह बंगाल का दुर्भाग्य रहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राज्य में वामपंथियों की सरकार, और वो विपरीत चलने का प्रयास करते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार और बंगाल में टीएमसी की सरकार विपरीत चलने का प्रयास करते हैं। इससे क्या कि अल्टीमेटली वहाँ के नागरिकों को नुकसान हो रहा है लाभ के बजाय, और श्रमिकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से श्रमिकों के हित के लिए, चाय बागान के हित के लिए राज्य को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, केंद्र से मिलकर के, टी बोर्ड से मिलकर के वहाँ की अवस्था को सुधारा जाए, ताकि चाय बागान क्योंकि अच्छे जगह में जाए। और देश आज़ाद होने के बाद में बंगाल में तो कोई उद्योग ऐसा आया बहुत कम हुआ, लेकिन उस समय जितना उद्योग आया, अभी वामपंथी और टीएमसी की सरकार में उद्योग काफ़ी कम हुआ है। और उत्तर बंगाल का एकमात्र उद्योग टी इंडस्ट्री है, और यदि चाय चला जाएगा तो वहाँ पर लोगों के लिए कोई विकल्प रोजगार नहीं रहेगा। तो इसलिए चाय को बचाना काफ़ी माने बहुत ही ज़रूरी है देखा जाए तो। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि विकास का कार्य होता रहे। चलते चलते आपसे समझना चाहूँगी, आपकी जीवन की यात्रा एक इंस्पिरेशन है उन सारे लोगों के लिए जो शायद पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, बहुत लोगों की धारणा यह है कि राजनीति खराब है, गंदा है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। तो मैं कभी कभी बैठ कर के सोचता हूँ, एक समय ऐसा था कि राजनीति में राजा को माने ईश्वर के रूप में यहाँ पर एक अवतार माना जाता था, मनुष्य का ये अवतार था ये। तो राजनीति खराब है, गंदा है, तो मेरे विचार से जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गंदे लोग बाहर कैसे जाएंगे। हम कहते हैं कि ये राजनेता ऐसा है, ये गुंडा है या बदमाश है, ये दुराचारी है, अनाचारी है, करप्टेड है, लेकिन इस तरह के लोग कब बाहर जाएंगे? जब इनको तो आप वोट के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से आपको बाहर करना पड़ेगा। आप मारपीट करके या कुछ करके तो हटा नहीं सकते। जब तक अच्छे लोगों का झुकाव या अच्छे लोगों की एंट्री राजनीति में नहीं होगा तो फिर आने वाला समय में कठिन सा अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं भी सोचता था कभी कभी कि राजनीति में जा कर के क्या होगा। कभी कभी ऐसा आभास होता है कि काम हम कभी नहीं कर सकते हैं, हिंसा होता है, तो लगता है कि हम भी राजनीति छोड़ दें। मैं तो प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में वापस चले जाएं। लेकिन हम यदि राजनीति में नहीं रहेंगे तो फिर गरीब का आवाज़ कौन उठाएगा? तो इसलिए हम यहाँ पर टिके हुए हैं, और जब तक हम टिके रहेंगे गरीब की आवाज़, शोषित, चाय बागान, कृषक और जो भी उनका आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग राजनीति में आए और एक स्वच्छ राजनीति का क्षेत्र बनाए, ताकि अच्छे लोगों के आने से ही जो लोग हम खराब बोलते हैं उनको वो बाहर जाएंगे, अच्छे लोग अंदर आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सभी राजनीति में आए और देश के लिए काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ये शब्द बेहद प्रेरणादायक हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.